नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में तो घोषणाएं एक के बाद एक हो रही हैं। अगर घोषणा सही मायने में अगर जमीन तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, तो वहां नौकरी ही नौकरी होगी। आज तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। मतलब हर परिवार को कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा है। इससे पहले नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। ये उनके प्लानिंग में शामिल है। वो फिलहाल सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा और दूसरा डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी के जो चिराग हैं, एनडीए के जो चिराग हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए को ही टेंशन दे रहे हैं। चिराग पासवान आज बीजेपी के नेता जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, नित्यानंद राय, उनके घर पर पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उनकी मां से मिले और उनसे आशीर्वाद लेकर लौट आए। इन सब के बीच और भी तरह तरह के डेवलपमेंट है। जैसे जीतन राम मांझी जो हैं, सीटों को लेकर के वो भी 15 मांग रहे हैं। 15 गांव की तरह 15 विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन उस पे सहमति कैसे बन पाएगी? बहुत सारी दिक्कतें हैं। खींचतान एनडीए में ही नहीं, महागठबंधन में भी है। उधर मुकेश सहनी वो भी महागठबंधन की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच अभी चुनाव की प्रक्रिया, तमाम प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन है सीटों के को बंटवारे को लेकर के है। लेकिन इसी बीच नहले पे दहला मारते हुए प्रशांत किशोर ने अपने 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एडीजी को भी टिकट दिया है और भोजपुरी गायक हैं उनको भी अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। महंत राजीव रंजन दास, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। रितेश मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और अमीय मोहन लेखक और पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव रंजन सर से रहेगा। सर, चिराग पासवान जो हैं वो लगातार एनडीए का टेंशन बढ़ा रहे हैं। जी, जहां तक मेरा मानना है, विधानसभा चुनाव में मैं 2005 के अक्टूबर के चुनाव से रामविलास पासवान को भी देख रहा हूं। 2020 से मैंने चिराग पासवान को देखा। रामविलास पासवान 2005 के अक्टूबर वाले विधानसभा चुनाव में 10 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। 2010 में उन्होंने मात्र 3 सीट जीता। लालू यादव के साथ वो मिलकर के चुनाव लड़े। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, तो बिहार में मेरे हिसाब से राजग में रामविलास पासवान सबसे चर्चित चेहरा थे और उस चुनाव में रामविलास पासवान ने 50 से ऊपर सीट भी मांगा। अंतिम दिन तक सीट का झंझट राजग में चलता रहा और घोषणा भी हुई, लेकिन जब नतीजे निकले तो रामविलास पासवान की पार्टी ने मात्र 2 सीट पर विजयी पाई। 1 सीट था लालगंज और 1 सीट था गोविंदगंज। उसके बाद अब आइए 2020 का चुनाव। 2020 का जो चुनाव था, एक मामले में असाधारण इसलिए मैं कहूंगा कि चिराग पासवान को भाजपा ने शह दिया था उस समय, और चिराग पासवान ने 138 उम्मीदवार खड़े किए तो मूलतः हमारे जदयू उम्मीदवार के खिलाफ ही थे, और इनके खड़े होने से जदयू को करीब 38 जीती हुई सीट हार गया। नहीं तो जदयू का नतीजा उस समय बहुत ही अच्छा रहता और हम मजबूत तरीके से सरकार बनाए रहते। खैर, उतना होने के बावजूद वो मात्र 1 सीट जीता पाए और वो भी निर्दलीय, वो भी जीत करके जनता दल यू में आए। देखा जाए अब तो 2010, 15 और 20 ये 3 चुनाव में
रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा चाहे महागठबंधन की तरफ रही हो या राजद की तरफ रही हो या अकेले लड़ी हो, कभी भी 5 सीट नहीं जीत पाई। और सबसे मजेदार बात ये रहा, 2010 के चुनाव में जो पशुपति पारस दलित के नाम पर जीते, जो कि उनके भाई थे, तो ना तो 2015 में रामविलास पासवान के पार्टी से एक भी दलित जीत पाया, ना तो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक भी दलित को जिता पाए। तो विधानसभा चुनाव में मैं चिराग पासवान को उतना बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूं जितना प्रेस मान रहा है। वो भी इसलिए कि पिछली बार तो भाजपा का सह था चिराग पासवान के ऊपर, इस बार तो उनके पास भाजपा का भी सह नहीं रहेगा। इसलिए भाजपा जितना सीट उनको दे रहा है, मेरे ख्याल से वही बहुत है। चिराग पासवान को आराम से बात मान लेनी चाहिए, तो इस बार तो उनका हाल 2020 से भी बुरा होगा। जी जी जी, ठीक कहा सर आपने। ये अमिया मोहन जी मेरे साथ हैं। अमिया जी, चिराग तो टेंशन बढ़ा ही रहे हैं, एनडीए की टेंशन जो है वो मांझी को भी 15 सीट चाहिए। जी बिल्कुल, मांझी जी के बयानों को आप देखेंगे तो उसमें दो बातें नजर आ रही। एक तरफ तो पॉलिटिकल बार्गेन भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके, और दूसरी तरफ वो अपने बयानों से ये भी संदेश दे रहे हैं कि जब चिराग पासवान को इतनी सीटें मिल सकती हैं तो हमारी पार्टी को 15-16 क्यों नहीं मिल सकती। और बड़ा ही दुखद है, मांझी के बयान को आप देखेंगे, आज के समाचार पत्रों में भी उनका बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत बुरी से बुरी स्थिति में भी हम 8-9 जीत जाएंगे अगर 15-16 मिलता है। तो इसका मतलब है या तो वो मान के चल रहे हैं कि एनडीए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर उनको अपनी पार्टी के ऊपर और अपने नेतृत्व पर भी विश्वास नहीं है कि हम पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रहा उनकी पार्टी को मान लीजिए कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए, तो क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अथवा जनता दल यूनाइटेड अपनी जीती हुई सीटें उनको दे दे क्या? जबकि मांझी जी की वास्तविकता आप देख रहे हैं कि वो भी परिवारवादी पार्टी है, मतलब समधन, बहू, बेटा, इसके दायरे से बाहर कहां। अब आते हैं मांझी जिस मतदाता के जिस समूह को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बिहार में दलित मतदाता 16%, और इसमें से मांझी जिसके नेता होने का दावा कर रहे हैं वो 3.2% है, जो मुसहर बिरादरी है। और इस बिरादरी का अगर आबादी देखेंगे तो पूरे बिहार में नहीं है। आप केवल शाहाबाद जोन से उठाएं और फिर चले जाएं गया होते, फिर आपको नॉर्थ बिहार में खगड़िया होते सीमांचल की तरफ आबादी है। तो एक तो पूरे बिहार में आबादी नहीं है, और दलितों में इनसे अधिक संख्या वाली 2 जातियां हैं जो राजनीतिक तौर पर भी काफी सजग है और उनके पास पूर्व में नेतृत्व रहा। सबसे बड़ी जो दलित जाति है वो है रविदास समाज, जिसका 5% मत है। जगजीवन राम जैसे बड़े नेता रहे, आज भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो उसी बिरादरी से हैं। और पासवान जिस पर रामविलास से लेकर के चिराग जी कर रहे हैं, उसका 4.2 से 4.5 से 4.8% के आसपास उसकी आबादी। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आबादी के मामले में दलित जातियों में तीसरी संख्या है मुसहर बिरादरी, और मुसहरों की आबादी पूरे बिहार में नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा कि राजनीतिक चेतना का वो स्तर वहां नहीं है मुसहर समाज के अंदर जो पासवान अथवा रविदास समाज के अंदर। तो कुल मिलाकर के बात वही है कि मांझी भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरे तरफ वो चिराग को लेकर के अपना राजनीतिक निशाना भी साध रहे हैं कि भाई इनको जब इतनी मिल सकती है तो हमें इतनी क्यों नहीं मिल सकती। जी रितेश जी, तेजस्वी यादव ने तो गजब ही कर दिया, वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी चुनाव में, क्योंकि अभी तो सिर्फ वादों की बात है, लेकिन हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा, हालांकि वादों से कुछ नहीं होता है, वो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसका काउंटर कैसे करेंगे? सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे 14 करोड़ बिहारियों की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे साथी लोग भी बैठे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, आज चुनाव का माहौल है, सब पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, अपना अपना बात रखने के लिए स्वतंत्र है, और जिसमें से आरजेडी भी निकल के, जैसे तेजस्वी जी का बयान है कि हम हर घर में रोजगार देंगे, तो ये सब कहने, चुनाव आती है तो ये सब बातें होती रहती है।
जमीन पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जनता डिसीजन लेगा कि भैया हमारे बिहार को किसने बनाया। 2014 से जब मोदी जी हमारी सरकार केंद्र में और इनमें आए, परस्पर सहयोग बना, आज बिहार देख लीजिए और पहले का बिहार देख लीजिए। तो उस समय क्यों नहीं दिए? 15 साल सत्ता में थे तो नौकरी क्यों नहीं दी हर घर को? उस समय कहाँ थे वो? तो ये सब चुनाव जब आती है तो सब पार्टियां अपनी अपनी बातें रखती है। हमने काम किया है, हमने वो करके दिखाया है। तो आप जनता डिसाइड करेगी कि आप सरकार में आएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले थे तो क्यों नहीं किए। जनता इसका मालिक है और वो स्वतंत्र है कहने के लिए, उनकी पार्टी है तो स्वतंत्र है। इस पे हम कोई टिप्पणी टिप्पणी उन पे नहीं करेंगे। करें, अच्छी बात है। बिहार के विकास में अगर उनका योगदान होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। अगर बिहार के विकास के लिए सब लोग एक साथ आए तो अच्छी बात है, अगर उनका ऐसा सोच है तो। जी नहीं, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार भी तो घोषणा कर चुके हैं, मतलब कह चुके हैं कि 1 करोड़ नौकरी या रोजगार जो है वो देंगे अगले 5 साल में। तो आपकी मतलब आप जो नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वो तो उनसे बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा अलग मामला इसलिए कि सरकारी नौकरी की बात है, क्योंकि बिहार में अभी भी सरकारी नौकरी का क्रेज हालांकि देश में ही है, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा ही है। इसलिए है कि पहले की जो सरकारें थी, 15 साल पहले, हमारी 20 साल की सरकार है, मिली-जुली सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है हमारी। पहले की कंपैरिजन में अभी आज की स्थिति देख ले कि पहले से बेटर हुआ है कि नहीं। टाइम लग रही है, व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है। धीरे धीरे बिहार का विकास हो रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रितेश जी, आपके एक नेता कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी, 15-20 साल की सरकार थी, जब लालू यादव हो चाहे राबड़ी उस समय मुख्यमंत्री थी, तो उस समय उन्होंने कितना रोजगार दिया, कितनी सरकारी नौकरी दी? नहीं, वही तो बात है ना। अगर उस जो हमारे नेता कह रहे हैं उस चीजों को आप देखिए, आकलन कीजिए कि पहले की स्थिति में अभी की स्थिति परिस्थितियां में अंतर है कि नहीं। हम धीरे धीरे व्यवस्था बना रहे हैं, उसी व्यवस्था बनाने में बिहार का विकास हो रहा है। आप 30 साल पहले जो हमारी 15 साल की सरकार थी आपकी आरजेडी की, वो व्यवस्था में आज की व्यवस्था में अंतर है कि नहीं। हमने करके दिखाया है, करके दिखाया तो ही बिहार की जनता हमारी बीजेपी को या पार्टी को वोट दे रही है। जो हमारी सहयोगी पार्टी है उनको भी वोट दे रही है। आप विकास करेंगे तो आप जब विकास करेंगे तभी लोग आपको वोट देगा। हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ये हर पार्टी को मानना पड़ेगा। हम किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं रहे हैं। और बात रहा सीटों का, जैसे आपने कहा कि सीटों में मतभेद हो रहा है, कोई मतभेद नहीं है। ये समय आने पे सबके सामने आ जाएगी। हम सब एक हैं। थोड़ा सा घर में कोई बात होती है, कोई देखिए एग्जाम आती है तो थोड़ा चीजों को, क्वेश्चनों को पढ़ने में समय लगता है, आंसर देने में टाइम लगता है, बस वो उसी का खेला है। 2-4 घंटे आज और कल की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सबके सामने। जी राजीव सर, प्रशांत किशोर जो हैं, पहले स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब खुद ही चुनाव में है, पहली बार चुनाव में है। इतनी बड़ी यात्रा भी बिहार भर में की उन्होंने। तो क्या लगता है कि इस बार सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ पाएंगे किसी का। पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों को मिला करके प्रशांत किशोर ने पक्ष और विपक्ष के हर दल से एक तरीके से समझौता करके अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव को संचालित किया है। कहीं पर उनकी जीत भी हुई है उनके संचालन की, लेकिन जहां जीत हुई है उनके संचालन की, उससे ज्यादा तो मैं उनकी बड़ी हार देख रहा हूं उनके संचालन की। याद कीजिए कि 2017 में, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तो प्रशांत किशोर को बहुत क्रेडिट गया था चाय पर चर्चा। इसी को देखते हुए 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी ने प्रशांत किशोर से अपना हिस्सा मांगा, प्रशांत किशोर को अपने साथ लाए
और प्रशांत किशोर ने खाट पर चर्चा की शुरुआत की थी। उसी समय पंजाब का भी चुनाव था, तो अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को और राहुल गांधी को पंजाब आने से रोक दिया। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सरकार बनवा ली, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर खाट पर चर्चा कराते रहे, तो सचमुच में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी खाट खड़ी हुई कि 5 सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो मैं वो भी देख रहा हूँ प्रशांत किशोर का। अब बिहार में उतरे हैं, उनका एजेंडा क्या है वही क्लियर नहीं है। कभी कहते हैं कि सरकार बदलनी है, लेकिन सरकार बदलनी है तो काम तो वो वही करते आ रहे हैं। इधर 10-15 दिनों से जब देखा जा रहा है, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ गए। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण उनको कहाँ तक ले जाएगी? आज उन्होंने बहुत जगह के उम्मीदवारों की भी घोषणा की है। जो उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई और मैं देख रहा हूँ, अगर इसी तरीके से इनकी सूची रही तो इनके उम्मीदवारों से राजद को ही फायदा होने जा रहा है। आज के जो 50 की जो सूची मैं देख रहा हूँ, उससे कम से कम राजद को घाटा नहीं होने जा रहा है। और मेरा आज भी मानना है, मैंने चुनाव के घोषणा के दिन भी मैंने फेसबुक पर लिख दिया था, राजग आराम से 43% से ऊपर मत प्राप्त करेगा और 150 से ऊपर सीट जीतेगी। मैं आज भी इस पर कायम हूं कि राजग को प्रशांत किशोर से कोई फर्क पड़ने नहीं आ रहा है। वो भी घोषणा कर रहे हैं कि वो भी घोषणा कर रहे हैं कि हम जनसंख्या के आधार पर उस हिसाब से हम टिकट देंगे। तो उस हिसाब से टिकट देंगे तो मैं यह देख रहा हूँ कि जिस तरीके से राजपूत और भूमिहार 1995 में आनंद मोहन के पीछे पागल थे, अभी फिलहाल प्रशांत किशोर के पीछे भी उसी तरीके से वो पागल थे। लेकिन अब आज से जब टिकट की घोषणा शुरू हो गई है, देखिए कल परसों तक प्रशांत किशोर का क्या हाल रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कोई ऐसा फैक्टर राजग के खिलाफ कर पाएंगे चुनाव में। अमिया जी, अगर तुष्टीकरण ही है, अगर प्रशांत किशोर क्या तुष्टीकरण वो भी करने लगे हैं, तो फिर तुष्टीकरण की राजनीति से बीजेपी को फायदा नुकसान क्या होगा? ज्यादा घाटा तो फिर तुष्टीकरण की बात है तो फिर महागठबंधन को लगने वाला है। अगर ऐसा है तो महागठबंधन को तो नहीं होने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर के पीछे जो लोग दौड़ रहे थे 2-3 साल से, उनको ये तुष्टीकरण देख करके तो सदमा पहुंचना शुरू हो गया है और प्रशांत किशोर के पीछे से लोग हटने लगे हैं। और अब आज से जब टिकट की घोषणा शुरू हुई है, तो अब प्रशांत किशोर के दल में, जो कि एक तरीके से दल अभी है ही नहीं, हंगामा शुरू होते हुए आज आप देखिएगा, और हंगामा शुरू हो चुका है। जी सर, जी सर, मेरा यही सवाल अमिया भूषण जी से, मोहन जी से है कि अमिया जी, मतलब तुष्टीकरण प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो हमेशा से जो है एनडीए को मिला है। सर भी ऐसा ही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरिशंकर जी, मैं महंत राजीव रंजन दास जी के भी विश्लेषण से सहमत हूँ। आज जो 51 प्रत्याशियों की जो प्रथम सूची है, आप देखेंगे तो ऊपर से लग रहा है कि बहुत अच्छी पैकेजिंग में चीजें आई हैं। मतलब इसमें कला क्षेत्र के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं, युवा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस 51 सीटों के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, अगर आप उस सूची को भली भांति अगर विचार करें, तो प्रशांत किशोर ने विशुद्ध जातीय और धार्मिक आधार पर टिकट बांटे। मतलब बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं और जातीय आधार पर जहां जिसकी आबादी है उस हिसाब से टिकट उन्होंने बांटा। और शुरुआत से उनके साथ आप देखें तो शुरुआत से उनके साथ मोटे तौर पर सवर्ण समाज के लोग कहीं अधिक रहे। लेकिन जिस हिसाब से वो टिकट बांट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा टिकट बांट रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अब जैसे इस पूरी 51 की सूची में मैं देख रहा हूँ एक किशोर कुमार मुन्ना, वो किसी जमाने में आनंद मोहन जी के सहयोगी हुआ करते थे और सहरसा से 2005 में उन्होंने निर्दलीय
विधायक का चुनाव भी जीता था। तो केवल एक मजबूत नाम मुझे 51 में ये दिखा। दूसरा, करहर से वो जो रितेश पांडे करके हैं, क्योंकि वहां भोजपुरी गायक कुशवाहा ही विधायक होते रहे हैं वहां से, और कुशवाहा के बाद ब्राह्मण दूसरी प्रमुख जाति है और कलाकार है, तो वो एक सीट मुझे लग रहा है कि वो अच्छा लड़ेंगे। इस दो के अलावा एक जो आपको मिश्रा जी है, वो दरभंगा से जो पूर्व आपको आईपीएस अधिकारी है, मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक लड़ेंगे। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो महंत जी भी है मुजफ्फरपुर से, जिनको दिया गया है। अगर बात करूं तो मुजफ्फरपुर में शुरुआती दौर में प्रशांत जी के साथ समाजवादी गांधीवादी विचार के लोग रहे, सर्वोदयी लोग, लक्ष्मणदेव सिंह जी एक यहाँ है, ऐसे कई सारे नाम रहे। और यहाँ टिकट उन्होंने जिस डॉक्टर को दिया है, उनका कुछ उस प्रकार का न कोई सामाजिक योगदान रहा है, न शुरुआती समय से हुआ। तो ये सब भी चीजें देखने वाली होगी। मुजफ्फरपुर से उन्होंने 2 टिकट क्लियर किया है, एक मीनापुर से, एक सहनी है, तो वो जिला परिषद है। लेकिन जिस डॉक्टर को दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो प्रभावी इस प्रकार हो पाएंगे, जबकि उनके पास कहीं बेहतर विकल्प हो सकता है। जैसे अभी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ, तो यहाँ उन्होंने दिया था आपको डॉक्टर विनायक गौतम को, जो सेकंड स्थान पर रहे, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से कहीं ज्यादा उन्होंने मत लाया, मतलब जीतने वाले के बाद वो सेकंड थे। तो बजाय ऐसे लोग जो उनके साथ शुरुआत से थे, अथवा जो पहले से जिन्होंने अच्छा खासा मत लिया है, उनको छोड़ करके वो कई जगह इस प्रकार के चेहरे ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत अगर इसी हिसाब से टिकट बांटते रहेंगे तो बहुत प्रभावी। जी रितेश जी, ये एक कहावत है ना, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो ये ओवैसी जो हैं, आपकी बी टीम कहे जाते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं लोग, विरोधी कहते हैं। तो ओवैसी आपका खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे इस बार सीमांचल में? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सब कहेंगे कि हे हमारी बी टीम है, ए टीम है। हमारी कोई बी टीम ए टीम नहीं है। हम काम पे विश्वास कर रहे हैं, उसी काम के विश्वास पे हम ये इलेक्शन 2025 का लड़ने जा रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे कि हमने क्या किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू, क्या इस पूरे भारत में, पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग नहीं रहते हैं क्या? तो हमारी पार्टी ने कभी किसी का विरोध किया है क्या कि आप मत आइए, आप ये मत कीजिए? हमारी मोदी जी जो योजना लाए हैं, क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? और अगर हमारे देश के बिहार में हमारे मुसलमान रहते तो क्या हिंदू को नहीं मिल रहा है? तो ये सब कहने की बातें हैं। इलेक्शन आती है तो चीजें चलती रहती है। जनता के बीच में हमारा जो चीजें हैं साफ क्लियर है। हम अपने विकास को लेके बिहार की इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं कि अगर हमने किया है बिहार के विकास के लिए, अगर कामें की है, उस पर हम अपना वोट मांगने जा रहे हैं। जनता को लगेगा कि हमने काम किया तो वोट देगी, नहीं किया है तो हमको वहां सत्ता के बाहर रखेगी। जी राजीव सर, मतलब ओवैसी की भूमिका को नजरअंदाज तो किसी कनेक्टिविटी दिया, हवाई कनेक्टिविटी दिया, सड़क कनेक्टिविटी दिया। पहले बिहार में रेल कनेक्टिविटी थी था क्या? हवाई जहाज की सुविधा थी क्या? हमारी सरकार जब से आई है, देखिए बिहार का विकास में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने जो बोला वो करके दिखाया। हम उसी के आधार पे बिहार में इलेक्शन लड़ने जाएंगे। हम किसी पार्टी का विरोध क्यों करेंगे? हमने जो काम किया हम अपने बारे में बताएंगे। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है हमारे भाई हैं, इसी देश के निवासी हैं। हम चाहेंगे कि हर स्टेट की तरफ बिहार का विकास हो। हम उस विकास की बात करने आए हैं। जी राजीव सर, ओवैसी की भूमिका को किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार आपको क्या लगता है वो कितना असर छोड़ पाएंगे सीमांचल के इलाकों में? देखिए, ओवैसी से राजग को कहीं कोई खतरा नहीं है। चिंता करनी चाहिए महागठबंधन को, क्योंकि उनके वोट में अगर सेंध लगेगी तो ओवैसी से उनके ही वोट में सेंध लगेगी, राजग के वोट में सेंध नहीं लगेगी। इसलिए हम उसकी क्यों पर चिंता करें? हमारे लिए वो कोई चिंता का मसला ही नहीं है। वो अगर वोट काटेंगे तो राजद का काट रहे हैं। दुर्भाग्य से पिछली बार 5 सीट वो जीते, लेकिन उनके ही आदमी बाद में राजद में भाग गए, राजग में तो आए नहीं। उन लोगों का एक ही मकसद है
या लालू यादव ने अपने समय से हवा बना करके रखा है भाजपा को। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, ना तो मैं संघ का सदस्य हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग मुसलमानों को डरा करके, कांग्रेस पहले चुनाव से मुसलमानों को डरा करके वोट लेती रही है। आज भी गैर राजग पार्टी भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डरा करके वोट लेती है। मुझे याद है हमारे नाना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने अपने श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, चर्चित नाम था, 9 साल उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जेल में भी बिताया। 52 के चुनाव के शुरुआती में उन्होंने लिखा कि क्षेत्र में जा रहा हूं तो अजीब सुन रहा हूं। बंटवारा करवाया कांग्रेस ने और चुनाव में प्रचार कांग्रेस कर रहा है कि हमको वोट दोगे तो बचोगे, समाजवादियों को वोट दोगे तो समाजवादी तुमको पाकिस्तान भिजवा देंगे। तो ये भय 1952 में भी, जिस समय पूरी भारत की जनता कांग्रेस पार्टी को ही समझ रही थी कि इनके ही चलते स्वाधीनता हमें आजादी मिली है, उनके साथ थी, उसके बावजूद कांग्रेस को यह हथकंडा अपनाना पड़ा था। आज भी राजद के लोग मुसलमानों के बीच में ऐसा ही हथकंडा अपनाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली व्यक्ति थी जो कि तेलुगु देशम से एक हार के बाद आंध्र प्रदेश में अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए यही ओवैसी साहब के पिताजी से हाथ मिलाया और पहली बार ओवैसी साहब के पिताजी लोकसभा में चुनाव जीत करके पहुंचे और उसके बाद से पिछले 5 चुनाव से ओवैसी लगातार जीत रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का क्रिएशन है। आज के तारीख में कांग्रेस और राजद को भुगतना है बिहार के भी चुनाव में, उससे हमारे एनडीए को कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। ये मेरा मानना। अमिया जी, जी सर, अमिया जी, ओवैसी जो है, ओवैसी को मतलब कहा जाता है कि वो बीजेपी की, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी की बी टीम, और सर भी कह रहे हैं कि ओवैसी से एनडीए को नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन उनकी भूमिका को कैसा देखते हैं आप सीमांचल में, क्योंकि पिछली बार 5 सीट लेकर के आए थे और इस बार और भी ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कितना मतलब फायदा किस दल को, किसको नुकसान, जरा समीकरण समझाइए। जी, इस बार जो मेरी जानकारी है कि वो सीमांचल के अलावा मिथिलांचल की भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल का भी जो डेमोग्राफी है वो बदला है, वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी बढ़ी। तो स्वाभाविक तौर पर है कि वो जहां भी लड़ेंगे और मुसलमानों के बीच ओवैसी एक लोकप्रिय चेहरा, तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर बिहार में, अगर सीमांचल में इस बार, और सीमांचल के अलावा अगर मिथिलांचल में अगर मुस्लिम समाज का एक तबका अगर ओवैसी में विश्वास जताता, तो स्वाभाविक तौर पर इसका नुकसान महागठबंधन को होगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर एनडीए को मिलेगा। जी रितेश जी, चलते चलते आपसे सवाल ये कि इस बार जो बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, चाहे रह सकती है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई नया चेहरा? देखिए, पहले भी अब हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी जो अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हमारी सीट ज्यादा थी, फिर भी हमने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया और बने रहे। जो बीजेपी बोली है हम उस पर कायम है, हमारी पार्टी जो बोली है हम उस पर कायम है। हमने नीतीश कुमार जी को चेहरा लेके, मुख्यमंत्री का चेहरा लेके, क्योंकि बिहार में विकास की नींव मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की होते हुए हुआ है, तो हम उन्हीं के चलते हम जाएंगे, अपने कामों को लेकर जाएंगे। और हम आपसे चैनल के माध्यम से हम आपके पूरे बिहार के 13 करोड़ आबादी से उम्मीद करेंगे कि जितने भी यूथ हैं, आपको अगर बिहार का विकास में उनकी भूमिका होगी और मतदान के समय जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को डिसाइड किया गया, डिक्लेयर हुआ है, उस समय आके बिहार के विकास में मतदान करें। ये सबसे बड़ी फैक्टर होगी बिहार के विकास के लिए।
और मुख्यमंत्री जी के चेहरा नीतीश कुमार जी वही रहेंगे हमारे। और आने वाले समय में कौन कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो हमारा करनी और कथनी है सेम है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, हमने जो बोला वो किया है, प्रत्यक्ष सबके प्रमाण है। और मेन बिहार को क्या चाहिए? विकास। आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम चाहेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बिहार के विकास में योगदान दे। ये अहम होनी चाहिए। ये बिहार का विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। जब पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं लोग पढ़ने की सुविधा नहीं थी तो बिहार था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, बिहार के विकास, बिहार का विकास से पूरे देश का विकास है। बिहारी एक ऐसा राज्य है कि हम किस पूरे देश को खिला सकते हैं। हमारे पास वो मिट्टी है, हमारे पास वो, हमारा सोच होना चाहिए कि बिहार आगे कैसे जाए। जी जी, फिलहाल इतना ही। राजीव रंजन सर, अमिया मोहन जी, रितेश मिश्रा जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार चुनाव पर विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर किसी नए मेहमान के साथ हम ये खास चर्चा आपके साथ रखेंगे। फिलहाल नमस्कार, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।